पेमेंट देते हैं, वो गवर्नमेंट पेमेंट देती है, एम्प्लॉयज को देगी, आपको वो देती है, स्कॉलरशिप देती है वो, ठीक है, जो नीचे लोअर लेवल पे काम करते हैं सबको क्या है वो पेमेंट देती है, तो वो एक फंड आता है वहां ऊपर से जिसको क्या है सैंक्शन बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि कॉलेज को भी तो कुछ बाहर आ रही होती है इनकम, जैसे तुम्हारी फीस होती है, तो फीस क्या है वो हमारे पास क्या है रिवेन्यू में आ जाएगा वो, कि हमें आय हो रही है उस कॉलेज को, ठीक है। तो कोई भी डिपार्टमेंट होता है अगर उसको खर्चा लगा रहा है वो, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिलता भी है, तो वो टोटल जो हो जाता है कि जितना खर्चा हुआ है और जितना आपका आ रही है, आपको मिल रही है पेमेंट, तो वो सारी किस में आ जाएगी, बजट में आ जाएगी। बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेटिंग रिवेन्यू रिसिप्ट, जो आय हो रही है हमें, क्या टोटल क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगी जिसमें रिवेन्यू जो हमें मिल रहा है और एक्सपेंडिचर जो हमारा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। एनुअल बजट एस्टिमेट ऑफ ए गवर्नमेंट कंसिस्ट इनकम कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। एनुअली जो हमें क्या है इनकम होती है वो इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, उसमें क्या क्या आ जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट जो भी आए हुए हैं, एक्साइज उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके ऊपर आपको कर लगा, टैक्सेस हो जाएगा, रूल्स वगैरह हैं जो कि आपको इतनी पेमेंट देनी ही पड़ेगी, तो उस वो जो आता है उससे क्या है हमें पेमेंट मिलती है। एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, जो भी डिफरेंट टाइप का पब्लिक वर्क हम करते हैं उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द बजट एस्टिमेट। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, ऐसे उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। जितना खर्चा आपने खर्चा किया है उसमें तो आप उतल पुतल कर सकते हो, लेकिन जो आपको मिल रहा है उसमें जितना आया है उतना ही दिखाना होता है। फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए अकाउंट को कितनी इनकम हुई है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है उसको दिखाना। ट्रांसपेरेंसी सिमिलर नेचर शुड बी ग्रुप टुगेदर इनटू द हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। पेपर में ऐसे उसमें ऐसे पूछ सकती है हेड ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो जो भी हमारा इनकम हुई है, जो भी हमारा खर्चा हुआ है, टोटल जो ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे वो गया है चाहे वो आया है, वो किस में आ जाता है, हेड ऑफ अकाउंट में आ जाता है। द मेन यूनिट ऑफ द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हेड कॉल्ड, जो मेन जो होता है, जो टोटल जो खर्चा होता है, मेन जो यूनिट होगी वो किस में आ जाएगी, मेजर हेड में। एक माइनर हेड होता है, एक माइनर हेड होता है, जो भी आगे और जो दूसरे खर्चे आएंगे वो किस में, माइनर हेड में चले जाएंगे। इन पीडब्ल्यूडी सिस्टम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन जो होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही सारा चीजें हैंडल करता है, कितना खर्चा हो रहा है और कितना आपका क्या है आय हो रही है, उसको एक्शन हैंडल करेगा। वही ड्राइंग और डिस्पर्सिंग का मतलब होता है कि जो अकाउंट को हैंडल करे। हु ड्रा मनी फॉर द स्टेट ट्रेजरी, जो जो भी उसने मनी ड्रॉ करनी है, जो भी एसबीआई से या पेमेंट स्टाफ को पेमेंट करनी है या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है। ही डिपॉजिट द गवर्नमेंट रिसिप्ट रेवेन्यू आल्सो टू स्टेट ट्रेजरी, जो उसको पैसा आया है और ट्रेजरी में अगर जमा कराना है तो वही वही जमा कराएगा, एक्शन ही जमा कराएगा। मतलब जो खर्चा हो रहा है उसकी रिसिप्ट भी क्या है, एक्शन ही देगा, और अगर आ रहा है हमें मिल रहा है तो उसकी रिसिप्ट भी बैंक में क्या है, एक्शन ही देगा। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी पैसा आया गया है उसको कैश, इसकी उसकी कैश बुक होती है, आगे आएगी, ठीक है। कैश बुक क्या होती है, तो वो कैश बुक होती है, उसके अंदर वो क्या है एंटर करता है, उसको रिकॉर्ड करके रखता है। जिसको ऑडिट वगैरह करना हो अगर, क्योंकि एक्शन खुद तो तैयार करेगा नहीं, वो बोलेगा किसी को तैयार करने के, तो अकाउंटेंट जो होता है वो तैयार करता है उसको। कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद है कि मेन जो था हमारा टॉपिक वही है कि बजट क्या होता है, ठीक है। लेकिन यह समझने के लिए हम देख सकते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है और एक्सपेंडिचर में क्या आता है।
इट इंक्लूड जो भी, चाहे वो टेंडर सेल करता है, टेंडर बेचेगा किसको, जो भी टेंडर खरीदेगा आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो वो फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो आएंगे डिपार्टमेंट को। और जब टेंडर खरीदने से पहले वो इंटरेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी देते हैं, सॉरी अर्नेस्ट मनी देते हैं, जो तुम लास्ट में वैल्यूएशन वाला चैप्टर होगा तुम्हारा उसमें, क्वांटिटी सर्वे में, उसमें अगर तुमने पढ़ा होगा तो वो जमा कराते हैं, ये आपको जमा करानी। फिर उसके बाद जिसको मिले वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जमा करानी होती है कि जितना, जितने का टेंडर है उसका 10% आप जमा कराओगे, और बाद में आपको मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, अगर आपके पास गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो वहां से भी, अगर आपने वो रेंट वगैरह पे दे रखी है तो वहां से पैसा आ सकता है। और जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की होती है, उसको अगर आप बेचते हो या फाइन वगैरह किसी पे लगाते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ने काम सही नहीं, उस पर फाइन लगा दिया, या कोई और एम्प्लॉय था उसने काम सही से नहीं किया, या फिर उसने गड़बड़ कर दी तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया, तो ऐसे वाली आय जो होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाती है हमारे। और यही क्या है, इसको जो ट्रेजरी में कौन डालता है, एक्सियन डालेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। जो भी नई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर कोई कोई पुरानी बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमें रिसीव हो रही है डिपार्टमेंट से मनी, सॉरी अदर डिपार्टमेंट से हमें जो पैसा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी, कई बार क्या होता है कि कई बिल क्लियर नहीं होते, ठीक है, पड़े रहते हैं, उसके बाद में क्लियर होते हैं, तो वो सस्पेंस हेड में आ जाते हैं, तो वो वाले आ जाएंगे। बाद में खर्चा खर्चा तो होना ही है बाद में, लेकिन अभी के लिए रिकवरी बैठ जाती है कई बार, तो वो सारा किसमें आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो बजट में हमारा क्या होगा कि जो भी टोटल हमारा एक साल के अंदर खर्चा होगा और जितना हमें इनकम मिलेगी हमें, कि हम टेंडर बेच रहे हैं, या फिर कोई रेंट पे बिल्डिंग दे रखी है हमने, या फिर कोई प्रॉपर्टी बेची है, या फाइन आया है, ठीक है। तो इस टाइप का रिवेन्यू में आ जाएगा एक्सपेंडिचर, जो हम खर्चा करते ही हैं पब्लिक वर्क करने के लिए, तो वो सारा जो टोटल मिला के होगा वो किस में आ जाएगा, हमारे बजट में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, रिमेंटेस हेड क्या होते हैं, डिपॉजिट क्या होते हैं, ये कुछ छोटी छोटी वो है टर्म्स लगा लो। कि मेजर हेड जो होता है, हाँ अभी पढ़ा था माइनर हेड और मेजर हेड, तो इसमें फोर मेजर, जो फोर ये है पॉइंट है, ये किस में आ जाएंगे, मेजर हेड में आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर अभी हमने पढ़ा है कि जो भी खर्चा होता है, these include all item of the expenditure, जो भी खर्चा हुआ है, नोन एज चार्ज भी बोलते हैं, विच आर इंक्लूडिंग अकाउंट ऑफ द डिविजनल ऑफिस। जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, जो अकाउंट होता है उनका, उस डिवीजन का, उस सर्कल का, उसके अंदर क्या है, इंक्लूड करता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव हैज फुल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट। जो फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो ऊपर जो होता है उनकी पावर होती है इसके ऊपर। बजट एस्टिमेट पास बाय द स्टेट असेंबली, बजट जो होता है स्टेट असेंबली पास करती है। शो द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क वेरियस कैटेगरी, इसको ग्रांट भी बोलते हैं, ठीक है। कि गांव में बोलते हैं ना कि ग्रांट मिली है, जैसे गांव में बोलते हैं कि इतने काम के लिए इतनी ग्रांट आई है, तो इसको ग्रांट भी बोलते हैं, या एक्सपेंडिचर हेड भी बोल सकते हैं। तो जो भी टोटल खर्चा होता है उसको सरकार देगी, ठीक है। ऊपर से जो फाइनेंस स्टेट होता है, वो फाइनेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो उसको प्रोवाइड करता है जो खर्चा होगा। उसके बाद सेकंड जो रिवेन्यू हेड में क्या है, these include all type of the revenue receipt release under the category which created credit finally to income or revenue of the government। जो क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, आय होती है किसी भी कैटेगरी का, वो हो सकता है, पीछे हमने पढ़ी है कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो उसको क्या है, किसमें, जो डिवीजन ऑफिस होता है वो अपने रिवेन्यू में उसको इंक्लूड कर लेता है, क्रेडिट कर लेता है। इनकम रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ कैनाल, कहाँ से, कि इनकम रिलाइज हो सकती है, कैनाल का पानी बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, और या फिर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हम बेच रहे हैं, तो वो सारा किसमें, मतलब पीछे हमने पढ़े यही पॉइंट, वही वाले पॉइंट इसमें भी आ जाएंगे।
कि चाहे हम लोग कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या फिर क्या है अर्नेस्ट मनी आ रही है हमारी, या कोई टेंडर बेच रहे हैं, या हमें फाइन मिल रहा है, या रेंट मिल रहा है, या फिर कैनाल का पानी भी बेचते हैं कई बार इमरजेंसी में, तो वो जो किस में आ जाएगा, हमारा रिवेन्यू हेड में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, रिमेंडर्स हेड। इसमें क्या होगा कि इंक्लूड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर स्टोर अदर वैल्यू रिसीव फ्रॉम द पेड अदर डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट। जो हम स्टोर में सामान लाने के लिए वहां पे क्या करते हैं, या तो सामान हम दे रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरे डिवीजन को, मान लो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को क्या है सामान दे रहा है, ठीक है, और या फिर वहां से सामान ले रहा है। अब सामान ले रहा है तो खर्चा होएगा, और अगर दे रहा है तो क्या होगा, उसको इनकम होएगी। तो वो दोनों चीजें ही किस में आ जाएंगी हमारी, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, तो उसको एंटर करेंगे हम रिमेटियस हेड में, ठीक है। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हमारा जो लेन देन होता है, जो आय होती है या एक्सपेंडिचर होता है, उसको क्या है, रिमेटियस हेड बोलते हैं। उसके बाद डिपॉजिट हेड है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, कई बार क्या है कि कोई पेमेंट जो है वो होल्ड पे हो जाती है। दीज इंक्लूड सर्टेन रिसिप्ट और पेमेंट हेल्ड इन सस्पेंस फॉर सर्टेन पीरियड। कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंस पे रहती है कि देनी है या नहीं देनी है, टिल दे आर रिटर्न ऑफ क्लियर अकाउंट ऑफ पेमेंट एंड रिकवरी कैश और अदरवाइज। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि कईयों के पास पेमेंट ज्यादा चली गई, ठीक है, ज्यादा चली गई, तो वो उसको बाद में उसको बताया जाता है कि भाई ये इतनी पेमेंट आपके पास ज्यादा चली गई है तो इसको वापस देना है आपने, तो उसको रिकवरी बोलते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ गड़बड़ की होती है काम में कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसको पेमेंट नहीं करते। यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल, इफ ड्यूरिंग रिसिप्ट ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर सम आर्टिकल हैज बीन फाउंड शॉर्ट स्टोर कीपर देयर वैल्यू हेल्ड इन द स्पेंस सनसाइन। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ सामान दिया है, पता नहीं है कि कितने पैसे का है, ठीक है, तो उस पेमेंट को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, ठीक है, तो वो सस्पेंस में चली जाएगी कुछ टाइम के लिए। दीज अमाउंट डिवाइडेड टू वर्क कंटिन्यू टू टिल इन द सस्पेंस। जब तक काम चलता रहेगा वो सस्पेंस में पड़ी है, और बाद में क्या है उसको कॉन्ट्रैक्टर क्या है सबमिट कर सकता है, क्लियर हो सकती है। तो ऐसे वाली जो पेमेंट होती है वो किस में जाएगा, डिपॉजिट हेड या डेबिट हेड में चला जाएगा। तो चार चीजें हो गई, खर्चा, जो भी टोटल खर्चा होगा हमारा एक्सपेंडिचर हेड में आ जाएगा, जो भी आय होगी डिपार्टमेंट को रिवेन्यू हेड में आ जाएगा आपका। रिमिटियंस दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जब हम लेन देन करते हैं, चाहे वो हम खरीद रहे हैं तो हमारा खर्चा हो जाएगा, और हम बेच रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सामान तो हमारा क्या है, आय हो जाएगी हमें, तो वो रिमिटियस हेड में आ जाएगा। और जब क्या है कोई पेमेंट होल्ड पे रहती है, कोई रिसिप्ट जो आपका होल्ड पे रहता है कि आपका जब तक काम कंप्लीट नहीं होता वो पेमेंट, या फिर रिकवरी हो सकती है, किसी चीज से ज्यादा पेमेंट हो गई है तो रिकवरी हो सकती है। तो इस टाइप का जो पैसा जो अटका रहता है, सस्पेंस में रहता है, वो डिपॉजिट हेड और डेबिट हेड में चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी कैश बुक क्या होती है। इसमें कुछ टर्म है, मैं बता देती हूँ, इम्प्रेस्ड अकाउंट, कैश बुक, लॉग बुक, रनिंग बिल, और इक्विटेंस, जो पढ़ा था हमने इक्विटेंस रोल, और दूसरा कौन सा रोल था, एक मस्टर रोल। ये वाली जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज्यादा चांस है इनके आने के, जो मैंने अभी बताई है, ठीक है, तो इन पे ज्यादा ध्यान दे लेना। बस ये अभी जो ये लगा लो कि एक तो आज क्लास है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास हो रहेगी, इसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में इसमें ये जो इम्प्रेस्ड अकाउंट आएगा, आगे कैश बुक, लॉग बुक, मास्टर रोल, ये मैं जो बोल रही हूँ ये वाली जो चीजें हैं, मतलब इसमें जो टर्म्स है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये मैं पूरी डिटेल बता रही हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए इनकी, कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद बुक विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसिप्ट पेमेंट इज टर्म एज कैश बुक। जो भी पेमेंट हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी, जो भी पेमेंट हो रही है, ठीक है, उसको एक बुक के अंदर क्या है हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं सारी ट्रांजेक्शन का, उसी को क्या है कैश बुक बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट बुक
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट बुक है जिसमें हम सारा कैश जो होता है डिवीजन का, कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सारे कैश को क्या है जो भी उस डिवीजन का या सब डिवीजन का होता है उसको मेंटेन करते हैं। द टर्म कैश इंक्लूड करेंसी, कैश के अंदर बस डिमांड जो भी चेक आते हैं जो हम दे रहे हैं, या टेंडर दिया है हमने, या फिर रिजर्व बैंक को कोई ड्राफ्ट दिया है, जो भी मतलब होगा लेन देन, या कोई सैलरी दी है हमने, या कॉन्ट्रैक्टर को हमने कोई पेमेंट दी है, वो सारा क्या है इसके अंदर आ जाएगा। इट डज नॉट इंक्लूड द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बॉन्ड, ठीक है, ये होता है उसके अंदर, ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अदर जो इंटरेस्ट वगैरह जो मतलब वो ब्याज वगैरह लग रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल खर्चे हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। द अकाउंट ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन आर मेंटेन इन कैश बुक, बस कैश बुक होती है उसके अंदर। और कहाँ से वो फॉर्म होता है, जो उसके अंदर फॉर्म होता है जो क्या है पंजाब फॉर्म PWD-A के नाम से आता है, ठीक है, फॉर्म नंबर 11 होगा। तो मतलब ये तो फॉर्म दे रखा है कि किस फॉर्म के अंदर बनाते हो, मतलब जो बुक आती है कैश बुक होती है उसके अंदर कॉलम बने होते हैं और फॉर्म नंबर लिखा है कि फॉर्म नंबर 16 होगा, फॉर्म नंबर 11 होगा, तो ऐसे करके आती है वो। तो जो हम लोग इसको मेंटेन करेंगे कैश बुक को, तो वो हम 11 नंबर जो फॉर्म होगा उसके अंदर हम लोग शो करते हैं, जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन उस डिपार्टमेंट की, उस डिवीजन की होंगी, सॉरी डिपार्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। डिवीजन का हेड क्या है, एक्सियन होता है। उसके बाद सब डिवीजन का हेड जो है वो SDO होता है। तो उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश बुक में एंटर होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है रोड मेटल। रोड मेटल क्या होता है, अब हम तो स्टोर में पीछे पढ़ा था हमने कि स्टोर क्या होता है, स्टोर में हम सारा जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कुछ जैसे रोड बन रहा है तो रोड के किनारे भी तो सामान रखते हैं हम लोग। रोड मेटल रेफर टू द मटेरियल स्टैक अलोंग द रोड साइड, जो ढेर लगे होते हैं, जो ढेरिया अपने चट्टे बना रखे होते हैं रोड की साइड में, जो एग्रीगेट वगैरह होता है या फिर मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, जो क्या है रिक्वायर्ड होता है हमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए रोड की। रोड मेटल इंक्लूड स्टोन एग्रीगेट ब्रिक ग्लास सैंड, ये सारी चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। और उसके बाद ए रिकॉर्ड ऑफ द रोड मेटल केप्ट इन द मेजरमेंट बुक, जो मेजरमेंट बुक हमने पढ़ी थी कि क्या सामान आ रहा है क्या सामान जा रहा है, उसके अंदर मेजरमेंट बुक के अंदर होता है। अब ये कि किलोमीटर वाइज मेंटेन, कि कितने किलोमीटर में कितना पड़ा है, ठीक है, वो उसके हिसाब से हम लोग मेंटेन करते हैं। और फॉर्म नंबर कौन सा, हम 16 वाला यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट इशू, कि कितना सामान इशू हुआ है। बैलेंस ऑफ द रोड मेटल, फॉर्म 16 इज सबमिटेड टू मंथली डिविजनल ऑफिस, जो क्या करता है डिविजनल, और जो वो होता है आपका जो डिविजनल ऑफिस होता है, जेई क्या करेगा उसको सबमिट कराएगा उस फॉर्म को, क्योंकि जेई ही मेंटेन करता है। जो साइड का काम होता है वो किसको, जो हमारा ऑफिस का हेड होगा, हमारा एक्शन होगा, उसको सबमिट करा देगा। उसके बाद रोड मेटल फाउंड सरप्लस और फिजिकल वेरिफिकेशन ट्रीटेड एज रिसिप्ट एंड ब्रॉट ऑन अकाउंट। जो भी मतलब हमें खत्म हो गया सामान, जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन साथ के साथ होनी चाहिए कि रोड पे कितना सामान पड़ा है। अगर शॉर्टेज हो रखी है तो उस फॉर्म के अंदर उसको रेड इंक से क्या है मार्क कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस हम लोग क्या है कैरी आउट करते हैं। कोई भी डिस्क्रिपेंसी मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसे वाली चीज बाधा को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय रिकवरी राइट ऑफ मींस, कहने का मतलब ये है आगे, ये तो फॉर्म वगैरह से रिलेटेड चीजें आगे। कहने का मतलब ये है कि रोड के साइड में जो हम स्टैक लगा के रखते हैं, ठीक है, उसको क्या है रोड मेटल के अंदर वो चीजें आ जाएंगी, और उसका रिकॉर्ड हम क्या है मेजरमेंट बुक में रखते हैं। और उसको कौन हैंडल करेगा, मंथली वो डिविजनल ऑफिस में जेई उसका रिकॉर्ड देगा। और फॉर्म नंबर 16 में क्या है उसको मेंशन करते हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ हम उसको अकाउंट में मेंशन करते हैं। और उसके साथ क्या है, अगर शॉर्टेज अगर शो करनी है हमने, तो रेड इंक से हम उस फॉर्म के अंदर उस शॉर्टेज को शो करेंगे।
उसके बाद है टूल एंड प्लांट्स, ऑल टाइप की मशीनरी जो डिपार्टमेंट के पास होती है, चाहे वो या फिर फर्नीचर हो सकता है, या कोई इक्विपमेंट हो सकते हैं, या व्हीकल हो सकता है, किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो डिवीजन को चाहिए होते हैं काम करने के लिए, वो किस में आ जाते हैं, टूल एंड प्लांट में आ जाते हैं। ऑल टाइप ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूज द वर्क, जो काम करने के लिए चाहिए है, वो किस में आ जाएंगे, टूल एंड प्लांट में आ जाएंगे। इसको दो टाइप में इसे कैटेगराइज किया है इसने, पहला है ऑर्डिनरी टूल एंड प्लांट, दूसरा है स्पेशल टूल एंड प्लांट। ऑर्डिनरी में क्या आ जाएगा, जो जनरली यूज होते हैं डिवीजन में, जैसे रोलर, बुलडोजर, कंक्रीट मिक्सचर, ये पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा है, रोड की बात कर रहा है, ठीक है। और स्पेशल में क्या आ जाएंगे, जो क्या है स्पेशली काम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लार्ज साइज, जैसे पावर शॉल, मैक्सिमम कैपेसिटी ड्रैग लाइन, लार्ज बकेट काम शेल, ये इस टाइप की जो आएंगे, ये स्पेशली टाइप के आपके टूल एंड प्लांट हैं, जो बॉर्न बाय द वर्क कंसर्न, जिस टाइम हमें कर्म हमारा जो काम होता है उसी के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट क्या है होती है, उसी के हिसाब से हम उसको परचेज करते हैं, या फिर रेंट पे लेके आते, परचेज तो नहीं करेंगे, छोटी चीजें ही हम अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं, जिसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है वो चीजें हम लोग क्या है नहीं रखते हैं। और फर्नीचर वगैरह में जो डिपार्टमेंट में चेयर वगैरह होती हैं, टेबल वगैरह होती हैं, जो भी वहां पे सामान होता है ना, वो इसके अंदर टूल एंड प्लांट के अंदर आ जाता है। उसके बाद इम्प्रेस्ड अकाउंट है। इम्प्रेस्ड अकाउंट में क्या होता है कि हम कुछ पेमेंट होती है जो फिक्स होती है, जो डिपार्टमेंट क्या करता है अपने उसको देता है। जैसे मान लो हम टेक्निकल सैंक्शन की बात कर रहे थे कि हमें कोई भी काम करना है तो पैसा मंगवाना पड़ता है, ठीक है, ऊपर से हमें, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, रोज रोज तो पैसा मंगवा नहीं सकते। मतलब जैसे अब कुछ काम कराना है तो जेई एक्शन को बोलेगा कि इतने पैसे चाहिए, लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है कि वो जेई को दे के ही रखता है कि आप इतना मतलब रख सकते हो। तो फिक्स जो सम होता है, जो एडवांस में जो ऑफिसर अपने जो नीचे वाली क्लास जो आपका होता है मेंबर होते हैं उनको देता है, वो क्या है इम्प्रेस्ड अकाउंट में आ जाएगा। इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट डील विद द पीटी पेमेंट, पीटी का मतलब छोटी पेमेंट, आउट ऑफ ए फिक्स सम, जो क्या है जो हमारा फिक्स सम होता है, जो हमें एक साल में मिलना है बजट इन एडवांस टू गिवन द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर। सब ऑर्डिनेट में क्या है हमारा जेई आ जाएगा, ठीक है, उसको देता है। मेक सर्टेन क्लासेस ऑफ द पेमेंट, उसको छोटी मोटी पेमेंट करनी है, किसी को देना है। और इस इम्प्रेस्ड कैश अकाउंट को हम लोग क्या है फॉर्म नंबर 2 में मेंटेन करके रखते हैं, जो क्या है 2 फॉयल प्रिंटेड फॉर्म होता है। आपको मैं आगे एग्जांपल बताती हूँ, वो उससे समझ आएगा। यहाँ पे इन द डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि ऊपर वाली डेफिनेशन दी है, उसमें बोल रहा है कि सब ऑर्डिनेट जो ऑफिसर होता है वो किसमें जूनियर इंजीनियर होगा, ठीक है, और या हेड क्लर्क होगा। मतलब दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा है कि जैसे कॉलेज है वहां पे हेड क्लर्क होगा। हु आर द रिक्वायर्ड फॉर मेक पीटी पेमेंट, छोटी मोटी पेमेंट करनी है आउट ऑफ द स्पेसिफाइड नेचर, जो स्पेसिफाइड है, ठीक है। वाइल एग्जीक्यूटिव वर्क अंडर देयर चार्ज, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काम करना है उसके अंडर नहीं आ रहा है ये, ठीक है, लेकिन उसको छोटी मोटी पेमेंट करनी है, किसी से कोई सामान मंगवाया उसको देना है, तो सीनियर ऑफिसर रेफर टू डिवीजन जो क्या करेगा एक्शन को बोलेगा, या फिर सब डिविजनल इंजीनियर जो एसडीओ है उसको बोलेगा, ठीक है। हु इशू द एडवांस टू सर्टेन आइटम, तो वो क्या करेगा, उसको ये छोटी जो पेमेंट है करने के लिए पैसे पहले से ही एडवांस में दे देगा, ठीक है। अरेंज द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, जो भी उसको सामान खरीदना है, ये छोटी पेमेंट करनी है, तो उसको क्या है जो वो अपने उसको एक्शन को बोलेगा या एसडीओ को बोलेगा, वो उसको प्रोवाइड करेगा। अब कितनी पेमेंट हो सकती है इंप्रेस्ड वाले में, अमाउंट ऑफ द इंप्रेस्ड कैश जनरली लो, छोटे रखी जाती है, नॉट मोर देन 1000, 1000 से ज्यादा नहीं होती है। बट हाउएवर इंप्रेस्ड अप टू 5000 मोर कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं रखी जाती है, लेकिन इम्प्रेस्ड अकाउंट क्या है 5000 हो सकता है मैक्सिमम, अगर क्या है जो काम है जो नेचर है वर्क का वो
इम्पोर्टेंट है या फिर क्या है इमरजेंसी वाला है, तो उस टाइम उस कंडीशन में क्या है हमारा पेमेंट हो सकती है। बट कल्चर ऑफ द इंटरेस्ट डिक्रीजिंग इन द पंजाब नाउडेज, मतलब पंजाब में इंटरेस्ट अकाउंट को आजकल डिक्रीज कर रखा है। टेम्परेरी एडवांस जनरली गिवन फॉर मेकिंग पेमेंट, टेम्परेरी एडवांस दिया जाता है। अब टेम्परेरी एडवांस की आगे डेफिनेशन आएगी, वो दोनों का कंपैरिजन बता दूंगी। सेम चीज है, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट और जो टेम्परेरी एडवांस है। अब इसकी डेफिनेशन में वही आ गया है सेम, की जब ए स्टैंडिंग एडवांस, ठीक है, of a fixed sum of money given subordinate of the subordinate J, ठीक है, to enable him to make certain classes of the payment, जो छोटी मोटी पेमेंट होती है, कुछ certain मतलब फिक्स है वो, उन पेमेंट को करने के लिए may be entrusted to him by his सीनियर ऑफिसर, जो किसके द्वारा दी जाती है, जो ऊपर उसका सीनियर ऑफिसर होता है, वो उसको वो छोटी पैसे, थोड़े बहुत पैसे दे देता है कि छोटी मोटी वो पेमेंट कर ले, ठीक है, ताकि, क्योंकि टेक्निकल सेंक्शन में तो बड़ा काम करना है। इम्प्रेस्ड इज आल्सो नोन एज द परमानेंट इम्प्रेस्ड, ठीक है, और परमानेंट एडवांस, जो परमानेंटली उसको मिल गया है, ठीक है, इट मे बी क्लासिफाइड पीरियड सैंक्शन, मतलब जो सैंक्शन हमें मिलनी है उससे कोई रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, ये अलग से है। जो सीनियर ऑफिसर या डिसबर्सिंग ऑफिसर का मतलब है जो अकाउंट को हैंडल करता है। मेकिंग आउट ऑफ द इम्प्रेस्ड आर नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ना इनका जो मैंने टेम्परेरी एडवांस और टेम्परेरी इम्प्रेस्ड है, सेम चीज है। एडवांस में जब उसको पेमेंट मिलती है, ठीक है, वो कह रहा है कि वो ऊपर वाला स्टैंडिंग एडवांस है, मतलब वो उसको अलग से मिल रहा है, और लेकिन मतलब वो जब रिक्वायरमेंट लगेगी तब देंगे, ठीक है। अभी मैं दोनों का कंपैरिजन बता देती हूँ, तब तुम्हें दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। ये कह रहा है कि जो इम्प्रेस्ड वाला है, इट इज ए स्टैंडिंग एडवांस ऑफ द फिक्स अमाउंट गिवन बाय द डिसबर्सिंग ऑफिसर। इट इज ए टेम्परेरी एडवांस, ठीक है, ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी है, गिवन बाय द डिसबर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इम्प्रेस्ड अकाउंट इज री ऑक्यूपाइड टाइम टू टाइम। ये क्या हो सकता है, कंपनसेट हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी एडवांस जो है नेवर री ऑक्यूपाइड, जितना मिला है 1000 रुपए दिए हैं तो 1000 रुपए रहेंगे, ठीक है, कम ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इज स्पेंड ऑन द इम्प्रेस पीटी आइटम फॉर विच पीरियड सैंक्शन इज नॉट नेसेसरी। ये जो है, जब अमाउंट जो पैसा दे रहे हैं इसके लिए कोई पहले से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे चाहिए तो ले सकते हो आप। टेम्परेरी एडवांस यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ओनली फॉर स्पेसिफाइड आइटम विच हैव ऑलरेडी पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये आप उसके लिए ले रहे हो कि ये आपने पहले पास करवा लिया था, ठीक है, मान लो आपने रिपेयर करवानी थी, तो छोटा मोटी कोई रिपेयरिंग का काम था तो आपने पहले से उसके लिए पास करवाया था, लेकिन ये वाला पास करवाने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए है तो आप बोलोगे उनको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द इम्प्रेस्ड अकाउंट इज क्लोज एटलीस्ट वंस इन द मंथ ऑन द ड्यू डेट बिफोर मंथली क्लोजिंग ऑफ कैश बुक। क्या करते हैं, उसके मंथ के बाद इसको क्या है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कि उसको मतलब मंथली उसको क्लोज करना होता है कि कितनी अमाउंट आपने इस महीने में ली है इम्प्रेस्ड अकाउंट में। द अकाउंट ऑफ द टेम्परेरी एडवांस क्लोज एज सून एज पेमेंट आर मेड। जब जल्दी से जल्दी, इसमें 1 महीने का टाइम है, इसमें क्या है, जल्दी से जल्दी आपको जो पेमेंट ले लिया तो उसको क्लोज करना होता है। नो ड्यू डेट हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर दिस सबमिशन। कोई ड्यू डेट नहीं होती कि आप उस डेट को आपको 31 तारीख को वो कराना है या 30 तारीख को कराना है या 1 तारीख को कराना है। इसमें क्या है, 1 महीने का टाइम होता है, इसके अंदर कोई टाइमिंग नहीं होती है। मतलब आपने पेमेंट कर दी, आपको पेमेंट मिल गई है तो आप जल्दी से जल्दी उसको क्या है, मतलब अकाउंट में रजिस्टर करा दो। तो दोनों में ये फर्क है, सेम है कि पैसे मिलते हैं एडवांस में, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो वाला फिक्स है, ये परमानेंट है, ये फिक्स नहीं है। इसमें चेंज हो सकता है, मान लो 1000 की बात हुई है तो 2000 ले सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा कि 5000 तक भी पेमेंट हो सकती है, लेकिन ये आप
ऐसा नहीं कर सकते। जितनी पेमेंट आपने मंगवाई है, क्योंकि सैंक्शंस में ये कह रहा है कि सैंक्शन पहले से आपने कंपीटेंट अथॉरिटी से ली है वो, तो आपको जितनी आपने मंगवाई है उतनी मिलेगी। चलो ये लास्ट है, ये और करा देती हूँ। लॉग बुक क्या होती है? लॉग बुक एक हिस्ट्री शीट होती है जिसके अंदर जो भी मशीन या व्हीकल चलते हैं, ठीक है, अब उनको चलाने के लिए तेल तूल भी चाहिए, रिपेयर भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो जो भी आपका क्या है, लॉग बुक में क्या होता है, मशीन और जो व्हीकल होते हैं, इट जनरली मेंटेन इन द PWD अदर डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच व्हीकल कंटेनिंग पीरियड डेली फील्ड ऑफ द व्हीकल, कि जो उसके अंदर डेली जो तेल आप डाल रहे हो, रेट ऑफ द प्रोग्रेस अलोंग विद द इवेंट ऑफ द जर्नी, या फिर जो भी आप आज गए हो कहीं पे, जैसे सरकारी गाड़ी होती है उनकी, तो वो लेके जाओगे तो किस इवेंट पे गए हो आप, क्या काम किया आपने। इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्ड टू जर्नी, जो भी आप आना जाना कर रहे हो उस गाड़ी में, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, कितना तेल लगा है, किस पर्पज से आपने जर्नी की है, किस काम की, उस काम का नाम क्या है जो आप गए हो, कि कॉस्ट ऑफ ट्रिप इज चार्जेबल, जो कॉस्ट होती है, मतलब जो ट्रिप की कॉस्ट होती है वो भी चार्जेबल होती है, कि कितनी चार्ज लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है मशीन और व्हीकल जो यूज होती है, उसका रिकॉर्ड क्या है, लॉग बुक में रखते हैं हम लोग। मेंटेनिंग ए लॉग बुक सर्व एज द पर्पज ऑफ कीपिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिपेयर लाइफ ऑफ व्हीकल, और या फिर उसकी रिपेयर करा रहे हो, ठीक है, कितना मतलब उसकी व्हीकल की कितनी लाइफ है, उस चीज का रिकॉर्ड। इट सर्व एज ए गाइड टू डिटरमाइन द डिप्रिशिएशन ऑफ, जो भी उसमें कमी आ रही है, ठीक है, मशीन के अंदर, इंडिकेट द रेट ऑफ द कंजप्शन, कितना वो तेल खा रही है या फिर और चीजें उसके अंदर यूज हो रही है। स्टेज व्हेन द व्हीकल बिकम इकोनॉमिकल, कि वो स्टेज की व्हीकल किस टाइम काम करने लायक नहीं रहा, अनइकोनॉमिकल बन गया है, ठीक है। तो वो सारा, क्योंकि डिपार्टमेंट खरीद चीजें हैं, मशीन है तो खराब भी होएगी और चल भी रही होंगी, तो चलने वाला रिकॉर्ड, खराब हो गई है, क्यों खराब हो गई है, किस वजह से खराब हो गई है, वो सारा लॉग बुक सर्व एज ए पावर टूल टू मेक द डिसीजन अबाउट डिक्लेयरिंग एनी मशीन और व्हीकल अनइकोनॉमिकल, अनफिट और अनइकोनॉमिकल। लॉग बुक में ये भी होगा कि वो उसके हिसाब से पूरा कितने दिन से चल रही है, तो वो लॉग बुक में पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके हिसाब से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मशीन और व्हीकल आपका कब अनफिट हो गया है और कब अनइकोनॉमिकल हो गया है, कि अब इसका काम नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं, ये आगे कुछ नहीं है। मतलब लॉग बुक का मतलब यही है कि हम जो भी उस डिपार्टमेंट की मशीनें हैं या फिर व्हीकल है, उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो लॉग बुक में रखते हैं, कि कितनी वो यूज हो रही है, कितना उसके अंदर तेल लग रहा है, या फिर वो काम नहीं कर रही है तो कितने रिपेयर पे कितना खर्चा है, जो भी उससे रिलेटेड पेमेंट होएगी, जो भी उससे रिलेटेड खर्चा होगा, वो सारा क्या है हम लोग लॉग बुक में क्या है एंट्री करके रखेंगे, ठीक है। तो इसको जेई इसको मेंटेन करेगा। ऑल दी एंट्री साइन बाय द इंचार्ज ऑफ व्हीकल, जो वहां पे इंचार्ज होता है व्हीकल का, वो साइन करेगा। फिर उसके बाद चेक करता है सीनियर ऑफिसर, चेक तो उससे कराना ही है, एक्शन जो है डिवीजन का, उससे चेक कराना होता है वो। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना बस, थैंक यू।